नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि बनाया और हर्षवर्धन मिलिट्री खानदानों की लिस्ट निकालते हैं, जिसमें एक नाम को देखकर अनाया चौंक जाती है और हर्षवर्धन को इशारा करती है। हर्षवर्धन भी अपनी बीवी की आंखों का पीछा करते हुए देखता है और पूछता है, क्या हुआ, तुमने चौंक क्यों रही हो? तो अनाया इशारा करते हुए बोली, यह देखो, यहाँ पर जिंदल खानदान का नाम है। लेकिन अनाया से उलट हर्षवर्धन बिना इमोशन के बोला, तो उसने बड़ी बात क्या है, हर खानदान में बिटिया तो होती है। अनाया कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन तुम देखो, हर खानदान की तस्वीर भी यहाँ पर है। दूसरे दोनों परिवारों की बेटियों के चेहरे उस खानदान के लोगों से मिलती है, लेकिन यह देखो, जिंदल खानदान। तभी वह अपने हाथ में पकड़ी वॉच में बटन प्रेस करते हुए बोली, प्रेम, जिंदल खानदान की पूरी पास्ट हिस्ट्री मुझे बताओ। तभी वॉच से रोबोटिक आवाज आई, जी मास्टर, अभी बताता हूँ। इतना बोलकर वह कंप्यूटर में कुछ चीज भेजने लगता है। अनाया इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, हर्ष, यह देखो, जिंदल खानदान में सालों पहले उनकी बेटी खो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मिस्टर जिंदल की माँ बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी और बीमार रहने लगी। इसीलिए जिंदल दादाजी ने अपने बटले की बेटी को अपनी बेटी की जगह रखा, जिसे देखकर उनकी बीवी ठीक होने लगी। लेकिन उन्होंने कभी उस लड़की को अपना नाम नहीं दिया। दुनिया में हर जगह यही बात फैली हुई है कि वह जिंदल खानदान की बेटी है, लेकिन कानूनी तौर पर कहीं पर भी उनका नाम जिंदल खानदान से नहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि उस परिवार ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उसे बेटी का दर्जा दिया, यहाँ तक कि वह सारे हक भी दिए जो जिंदल खानदान की बेटी के थे। वह सारी पावर भी और पैसे भी दिए। लेकिन जिंदल दादाजी कभी अपनी बेटी को भुला नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कभी अपनी बेटी का नाम उसे नहीं दिया। यह सुनकर हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, अगर यह इंफॉर्मेशन सही है तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी माँ जिंदगी खानदान की रियल बेटी थी। वही उसकी बात सुनकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, अगर ऐसा है तो मेरी मॉम के मौत के पीछे इसी खानदान की किसी इंसान का हाथ है। वही यह सुनकर हर्षवर्धन उसे शांत करवाते हुए बोला, बीवी, शांत हो जाओ। हम जिंदल खानदान को बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि वह लोग ऐसा कुछ करेंगे। बात जरूर कुछ और है। तभी अनाया कुछ सोचते हुए बोली, अगर तुम कह रही हो वह सच है, तो इतने सालों में इन लोगों ने मेरी माँ को खोजने की कोशिश क्यों नहीं की और किसी नौकर की बेटी को अपना क्यों लिया? मुझे सच में यही लगता है कि मेरी मॉम की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया था कि अनाया को समझाना आसान नहीं है। वैसे तो अनाया काफी इंटेलिजेंट, समझदार और चालाक लड़की थी, लेकिन जब बात उसकी माँ की आती थी तो वह डंप पता दिमाग हो जाती थी। हर्षवर्धन उसे समझाते हुए बोला, ठीक है, अभी कुछ करना मत, पहले सारी चीजों के बारे में पता लगाने दो। ऐसा भी हो सकता है कि जिंदल खानदान में भी इस बारे में किसी को ना पता हो और यह किसी और की ही साजिश हो। अनाया कुछ सोचते हो बोली, लेकिन जिसकी भी यह साजिश थी वह मिलिट्री में है। क्या तुम भूल गए हो कि जब हम हिमालय के आश्रम में थे और हम पर हमला हुआ था, तब हमें पता चला था कि जिसने हमला किया था उन्हें किसी मिलिट्री पर्सन ने वो ऑर्डर दिए थे। यह सुनकर हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, इस बात में तो पॉइंट हो सकता है कि इन सब में जिंदल खानदान का ही कोई एक इंसान शामिल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके आसपास के ही किसी इंसान का यह काम हो जिस बारे में जिंदल खानदान को पता ही ना हो। तभी कुछ तस्वीर को देखती हैं तो उसकी नजरें जिंदल खानदान की गोद ली हुई बेटी की नजरों से मिलती है। वह उसे गौर से देखते हुए हर्षवर्धन से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह औरत जितनी दिख रही है इतनी सिंपल नहीं है। इसके चेहरे में ही लालच कूट कूट कर नजर आ रही है। इसीलिए वह अपने हाथ में पकड़ी वॉच में ऑर्डर देते हुए बोली, रेम, पता करो जिंदल खानदान की बेटी होने का जो दावा करती है उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके माँ बाप का बैकग्राउंड क्या है। तभी उसके हाथों से रोबोटिक आवाज आई, मास्टर, मैंने डेटा एनालाइज किया है। उसके पिता जिंदल खानदान के बटलर है और उसकी माँ भी वहीं पर काम करती है। लेकिन सोचने वाली बात है, उस घर में जिंदल खानदान के लोगों से ज्यादा उन लोगों की चलती है, लेकिन उनकी कोई भी पास्ट हिस्ट्री हमें नजर नहीं आई। जैसे वह लोग जिंदल खानदान में अपने काम पर लगे थे, उससे पहले वह इस दुनिया में थे ही नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है और मैं इस बारे में पता नहीं कर पा रहा हूँ।
यह सुनकर अनाया एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, इसका मतलब हमें हमारा टारगेट मिल गया। इसके बाद वह हर्षवर्धन को देखकर गंभीर आवाज में बोली, हर्ष, मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना है। सबसे पहले मुझे यह पता करके बताओ कि यह बटलर कहाँ से आया है और क्या यह सच में उसकी बेटी है। यह सुनकर हर्षवर्धन अविश्वास से अनाया को देखते हुए पूछता है, कहना क्या चाहती हो बीवी? तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, हर्ष, मैं एक मेडिकल की फील्ड से आने वाली इंसान हूँ। लोगों के चेहरे और उनके इनहेरिटेंस को पहचानना मेरी खासियत है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह बटलर जिसे अपनी बेटी बता रहा है, वह उसकी बेटी नहीं है। तुम ही देखो, उसकी बीवी और उसे इस लड़की के एक भी फीचर्स मैच नहीं कर रहे। यहाँ तक कि इस औरत के आसपास का ऑरा भले ही नेगेटिव है, लेकिन वह किसी खतरनाक शख्सियत की बेबी दे रहा है, जैसे इसे यहाँ प्लांट किया गया हो। मुझे नहीं लगता कि यह एक मामूली से बटलर की बेटी है, और मैं इस बात पर 99% श्योर हूँ कि यह बटलर उसे औरत का बाप नहीं है। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन समझ गया कि अनाया कहना क्या चाहती है, तो वह उसे अपनी बाहों में करते हुए बोला, बीवी, अगर तुम जो कह रही हो वह सच है तो यह बहुत बड़ी साजिश है। हमें इस बारे में सब कुछ पता करना होगा। तो अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, अपने लोगों का इस्तेमाल मत करना, इसमें विक्की की मदद लेना। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, कहना क्या चाहती हो? तो अनाया उसे समझाते बोली, मुझे पता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राज करता है और अंडरवर्ल्ड के लोगों का कोई उसूल नहीं होता। वह विश्व के लिए कोई भी काम करते हैं, इसलिए अगर यह काम विक्की ने किया तो उसे पर किसी को शक नहीं जाएगा। क्या अनाया की मां सच में जिंदल खानदान की बेटी थी? कार में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया इस बारे में हर्षवर्धन को इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है, लेकिन इसमें अपने आदमियों को शामिल करने को मना कर देती है। तभी हर्षवर्धन उसे कंफ्यूजन से देखता है, तो अनाया उसे समझाते हुए बोली, इसमें विक्की सहगल की मदद लेना। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, कहना क्या चाहती हो? तो अनाया शांत भाव से बोली, मुझे पता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पैसे देकर काम होता है, और अगर विक्की के लोग यह काम करेंगे तो उनमें से किसी को शक नहीं होगा कि सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी नजरों में तुम आओ और तुम किसी का भी टारगेट बनो। वही अपनी बीवी की अपने लिए फिक्र देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उसे अपनी बाहों में कसते हुए कार के रूफटॉप से बाहर आसमान को देखती हुई शैतानी मुस्कान चेहरे पर बिखेरे बोला, बीवी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे हस्बैंड को दुश्मन बनाने से पहले दुश्मन भी 100 बार सोचेगा कि किसके गिरेबान में हाथ डाल रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। वही अनाया हर्षवर्धन की बातों का मतलब ना समझते हुए उसे डांटने के अंदाज में बोली, बिल्कुल नहीं हर्ष, मुझे पता है जरूर तुम इन सब में पढ़ने का सोच रहे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई खतरा आए। मैं पहले ही अपनी मॉम को खो चुकी हूँ, और मेरा हमेशा से ही उसूल है, जब तक दुश्मन की ताकत का अंदाजा ना हो तब तक मैदान में नहीं उतरना चाहिए। और अब तक हमें यह तक नहीं पता कि हमारा असली दुश्मन कौन है। अभी तक हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो बस एक तरह की इंफॉर्मेशन है, उसका कंफर्मेशन कोई पुरावा नहीं। वही हर्षवर्धन अब तक समझ गया कि उसकी बीवी उसको लेकर डर रही है। यह बात तो उसकी हाथों की पकड़ भी उसे बता रही थी, क्योंकि अनाया ने उसे कसकर पकड़ा था, जैसे हर्षवर्धन उसे दूर चला जाएगा वह उसे सीट से उठाते हुए अपनी गोद में बिताते हैं और उसके चेहरे को सीने में छुपाते हुए बोला, शांत हो जाओ बीवी, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक डार्क ओरा आ चुका था। यह ओरा अंडरवर्ल्ड किंग का था। उसकी वह खौफनाक छवि बाहर आ रही थी। हर्षवर्धन खुद को गहरी सांस लेकर शांत करवाने लगा ताकि वो अपनी बीवी को शांत कर सके। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कपूर मेंशन में एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया और अनाया और विशाल की सगाई की तैयारी भी काफी धूमधाम से हो रही थी। जानवी तो फुली एटीट्यूड में आ चुकी थी। वह किसी नौकर को अपने मुंह तक नहीं लगा रही थी और हर किसी को किसी रानी की तरह ऑर्डर झाड़ रही थी। यहाँ तक कि उसे अब तो छोटे बड़े का लिहाज तक नहीं रहा था। सुबह सुबह ही उसने सावित्री माँ से बदतमीजी की थी। पहले वह खामोश रहती थी क्योंकि अनाया ने साफ साफ वार्निंग चेतावनी दी थी कि उसके स्टाफ से कोई नहीं उलझेगा। लेकिन जब से जानवी के अंदर यह कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ गया था कि उसकी और विशाल की सगाई होगी, तब से ही वह कुछ ज्यादा ही हवा में उछलने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था
जैसे इस सगाई के बाद वह सबसे सुपीरियर हो जाएगी, इसीलिए वह किसी को सीधे मुंह जवाब तक नहीं दे रही थी। दूसरी ओर बाहर हर तरफ डेकोरेट किया गया था। राजेश कपूर ने कुछ ज्यादा ही खर्च किया था, खुद को एक अमीर इंसान दिखाने के लिए। यहाँ तक कि उसने अपनी कुछ पर्सनल सेविंग को भी इसमें लगा दिया था। और उसने काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंस लोगों को बुलाया था, जो उसके बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे। हर किसी को इनविटेशन कार्ड पर यही लिखकर भेजा गया था कि आज अनाया और विशाल की शादी है। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग यह जानते थे कि पिछले एक हफ्ते से अनाया का कोई भी अता पता नहीं है। वह जिंदा है या मर चुकी है, इस बारे में भी उन लोगों को कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। इस बात से राजेश कपूर अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन वह एक बात की तसल्ली भी रखता था कि आज विशाल और जानवी की सगाई हो जाएगी तो उसकी कंपनी के लिए भी काफी अच्छा होगा और कंपनी में भी उसका रुतबा बढ़ जाएगा। रवीना और राजेश सभी मेहमानों को ग्रिट कर रहे थे। आज तो रवीना भी बिल्कुल ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हुई थी, जैसे अपने ऊपर गहनों की दुकान पहनकर फिर रही हो। उसके इतने दिखावे से आसपास के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उस बेवकूफ रवीना को यह गलतफहमी थी कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसके महंगे गहने को देखकर जल रहा है। उस बेवकूफ को कौन समझाए कि बबूला कितना भी गोरा हो जाए, लेकिन वह हंस नहीं बन सकता है। जानवी अभी तैयार हो रही थी और बार बार उसके मेकअप आर्टिस्ट पर चिल्ला रही थी। आज उसने हाईली एक्सक्लूसिव मेकअप आर्टिस्ट को ऑर्डर दिया था अपने लिए। उसने काफी तगड़े रुपए भी खर्च थे। आज वह सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। अब तक पार्टी में मेहता परिवार भी आ चुका था, जिसे आया देख रवीना और राजेश कपूर काफी खुशी से उन्हें ग्रिट करने आगे बढ़ते हैं। वो लोग भी काफी अच्छे से तैयार होकर आए थे। वही विशाल की नजरें तो बस अपने होने वाली बीवी यानी कि अनाया को ही खोज रही थी। अब वह उसके चेहरे के दीदार को तड़प रहा था। उसने ठान लिया था कि आज शाम तक वह किसी भी हालत में अनाया का चेहरा देखकर रहेगा। उसकी आंखें ही उसे इतना पागल कर चुकी थी कि अब उसे किसी भी हालत में उसका चेहरा देखना था, इसीलिए वह इधर उधर देखने लगा। वही उसे इस तरह से इधर उधर देखता देख रवीना जी उन्हें छेड़ते हुए बोली, मुझे पता है बेटा, तुम अपनी मंगेतर की राह देख रही हो, थोड़ा सब्र करो, वह तैयार हो रही है, आती ही होगी। वही उनकी बात सुनकर विशाल कोई जवाब नहीं देता। तभी दिव्या ताना मारते हुए बोली, मानती हूँ अनाया तैयार हो रही है, लेकिन क्या जानवी को भी तैयार होने में इतना वक्त लगता है? आज सगाई अनाया की है, उसकी नहीं, जो वह अब तक वह यहाँ नहीं आई। वही दिव्या की बात सुनकर रवीना कपूर के चेहरे के रंग उड़ गया, क्योंकि पिछले 2 दिनों में उन्होंने अनाया का जिक्र तक नहीं सुना था। वह तो यह बात बिल्कुल भूल ही चुकी थी कि आज सगाई अनाया और विशाल की है। उनके दिल में तो यही था कि आज सगाई उसकी बेटी जानवी और विशाल की है, इसीलिए वह इतनी खुश थी। वही अपनी बीवी की बेवकूफी पर राजेश कपूर की मुठिया कस गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वह अनाया को भी तैयार होने की समझ नहीं है, तो जानवी उसकी मदद कर रही है, तुम चिंता मत करो, वह आती ही हो। क्या रवीना का झूठ आएगा बाहर? और क्या आज हो जाएगी विशाल और जानवी की सगाई? क्या वक्त रहते अनाया लेटेगी या फिर होगी बदनाम? पार्टी में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से सगाई की पार्टी चल रही थी। अब तक 1 घंटा बीत चुका था। थोड़ी ही देर में सगाई की तैयारी होने वाली थी। अभी तक जानवी को वहां ना देख दिव्या को दाल में कुछ काला लग रहा था। वह पहले से ही थोड़ी चिड़ी हुई थी। वह अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सगाई अनाया की नहीं जानवी की हो रही है, जो अपनी बहन की सगाई में अब तक कमरे में बैठी हुई है? उनकी बात सुनकर कावेरी मेहता को भी कुछ गड़बड़ लगी। दूर खड़ी हुई रवीना समझ चुकी थी कि अगर अब जानवी नीचे नहीं आई तो जरूर माहौल काफी गंभीर हो जाएगा, इसीलिए वह सबसे एक्सक्यूज लेकर जानवी के कमरे में जाती है। वही कमरे में जानवी अब तक किसी ब्राइडल की तरह तैयार हो चुकी थी। उसने आज इतना हैवी मेकअप और ज्वेलरी पहनी थी, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि आज उसकी ही सगाई है। वह अंदर जाते हुए अपनी बेटी की बलाया लेकर बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। वही उनकी बात सुनकर जानवी शर्माते हुए बोली, वह तो मैं हूँ, आपको तो पता है मैं पहले से ही खूबसूरत हूँ। इतना बोलकर वह अपने आप को आईने में देखने लगी और खुद के चेहरे को निहारने लगी। तभी रवीना थोड़ी परेशान होकर बोली, बेटा तुम्हें नीचे आना होगा, वहां पर हर जगह बातें बनने लगी है। मेहता परिवार 2 बार पूछ चुका है कि तुम नीचे क्यों नहीं आए हो, किसी को शक हो उसके पहले ही तुम्हें नीचे आना होगा।
यह सुनकर जानवी की आंखें छोटी हो जाती है। वह अपनी माँ को देखते हुए गंभीर आवाज से बोली, मॉम मैं ऐसे ही कैसे नीचे जा सकती हूँ? आज मेरी सगाई है। यह सुनकर रवीना तो उसे घूरने लगी और आसपास खड़ी मेकअप आर्टिस्ट को वहां से जाने का इशारा करती है। फिर डांट लगाते हुए बोली, क्या कह रही हो तुम जानवी? भूलो मत, यह सिर्फ हमारी आपस की बातें हैं। तुम सोच भी रही हो? तुम क्या बोल रही हो? वही रवीना की बात सुनकर जानवी को भी समझ आया कि वह अभी अपनी पोल खुद ही खोल देती। वह गहरी सांस लेकर बोली, आई एम सॉरी मॉम। वह मैं भूल गई थी कि दुनिया के लिए आज अनाया और विशाल की सगाई है। मैं एक्साइटमेंट में उस घटिया लड़की के बारे में भूल ही गई थी। रवीना भी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मैं भी उस बेकार लड़की के बारे में भूल चुकी हूँ। लेकिन जब मैं नीचे बाकी लोगों की बातें सुनी तो मुझे भी उसकी याद आ गई। अब जल्दी करो, नीचे आने की तैयारी करो। यह सुनकर जानवी नाराज होते हुए बोली, मॉम मैं अपनी सगाई में स्पेशल एंट्री चाहती हूँ। मैं ऐसे ही नीचे नहीं आने वाली। यह सुनकर रवीना उसे डांटे हुए बोले, बिल्कुल नहीं, अब कोई तमाशा नहीं। तुम्हें विशाल से सगाई करनी है ना? तो जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही करो। लोगों को खुद पर शक करने का मौका मत दो। इतना बोलकर वो नीचे चली गई। वहीं जानवी अपनी माँ के सामने तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके जाने के बाद वो बोली, बिल्कुल नहीं, आज तो मेरी स्पेशल एंट्री ही होगी। आज मेरा दिन है, मैं अपने दिन को इस तरह से बर्बाद नहीं करूंगी। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। वह दिल ही दिल में इतनी खुश हो रही थी कि आज वह ऑफिशियली विशाल की फियोंसे और मेहता खानदान की होने वाली बहू का टेक अपने नाम कर लेगी। भले ही वह किसी को बताती नहीं थी, लेकिन बचपन से उसे इस चीज से नफरत थी कि हर कोई अनाया को विशाल की मंगेतर कहता था और उसका नाम विशाल के साथ जोड़ता था, चाहे विशाल उसे पसंद न करती हो और वह जानवी के मायाजाल में फंस चुका हो। लेकिन दुनिया के लिए वह हमेशा दूसरी औरत थी। आज वह ऑफिशियली विशाल के नाम के साथ जुड़ने वाली थी और उसके रुतबे और पैसे के साथ जुड़ने वाली थी। वह खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी और उसका घमंड भी उसके बिहेव में नजर आ रहा था। वही बाहर पार्टी काफी जोरों से चल रही थी। हर कोई अपनी बिजनेस डील कर रहा था। किसी कोने में कोई फ्लर्ट कर रहा था तो कोई बिजनेसमैन किसी एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और वह एक्ट्रेस भी उसे चीज के मजे ले रही थी। इस पार्टी में बहुत सारे बॉलीवुड के लोग थे। दरअसल जानवी एक एक्ट्रेस थी, तो यहाँ पर काफी सारी सी लिस्ट और डी लिस्ट एक्ट्रेस आई थी, जिसका मकसद इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना था और ऐसी पार्टियों में बड़े बड़े बिजनेसमैन के नजदीक जाकर उन्हें बिस्तर पर खुश करके, ताकि वो लोग रातों रात फेमस हो सकती थी। यह बात वहाँ सभी लोगों को पता थी, इसीलिए हर कोई अपने अपनी तरह से अपना फायदा खोज रहे थे। तभी वहां पर सभी लाइट ऑफ हो जाती है और वहां दूर सीढ़ियों पर एक स्पॉटलाइट नजर आती है। हर किसी का ध्यान उस ओर चली जाती है। वही विशाल की सांस भी भारी होने लगी थी। उसे पता था कि वहां पर जरूर उसकी होने वाली बीवी यानी उसकी मल्लिका अनाया होगी। वो तो अपनी सांसें थौमे बस उसी ओर देख रहा था। आज उसे अनाया का चेहरा देखने को मिलेगा। वह इतना एक्साइटेड था कि वह 2 कदम आगे भी बढ़ चुका था उसे स्पॉटलाइट की ओर। तभी सबकी नजरें किसी के खूबसूरत पैरों के पास पहुंचती है, जहां पर काफी हैवी गाउन नजर आ रहा था। उस गाउन को देखकर विशाल की माँ और बहन को भी यही लगा कि वहां पर अनाया है, क्योंकि यह गाउन जानवी ने अनाया के लिए ही लिया था। हर कोई बस अपनी सांसें थामे उसे देख रहे थे, क्योंकि वहां की चमक धमक उसे इंसान की एंट्री काफी बड़ी नजर आ रही थी। वहीं जानवी थोड़ी नर्वस थी। आखिरकार वह खुद को फ्लॉन्ट करना चाहती थी और लोगों के सामने खुद को क्लासी दिखाना चाहती थी। इसीलिए वह काफी एलिगेंट तरीके से चलते हुए नीचे आसी। उसके साथ साथ स्पॉटलाइट भी उसके पैरों से होते हुए उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। और जैसे जैसे स्पॉटलाइट बढ़ रही थी, वहां पर खड़े काफी मर्दों की आहें सुनाई दे रही थी। दरअसल जो लहंगा जानवी ने खरीदा था, वह कहने को लहंगा था, भले ही वह ट्रेडिशनल वेयर था, लेकिन जानवी ने उसे काफी बोल्ड बना दिया था। उसका ब्लाउज बहुत ज्यादा डीप नेक था, यहाँ तक कि वह एक ट्यूब ब्लाउज था, जिसकी वजह से ऊपर की साइड तकरीबन सब कुछ नजर आ रहा था। उसका दुपट्टा भी जानवी ने सिर पर नहीं लिया था, उसकी जगह पर उसने बेग से उसे अपने दोनों हाथों पर टक किया हुआ था और बालों को भी जुड़े में बंधा हुआ था, ताकि वह अपने महंगे गहने को फ्लॉन्ट कर सके। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि महंगी चीजों को लोगों को दिखाने के चक्कर में वह खुद की बॉडी को ढंग से ढकना ही भूल गई। लेकिन जैसे ही स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर पड़ी, वहां खड़े हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई।
क्या होगा जब सीढ़ियों पर जानवी सभी लोग देखेंगे? और क्या यह लोग अनायास सबके सामने गिरा देगी? पार्टी में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से अनाया की जगह पर जानवी पार्टी में खुद को ग्रैंड एंट्री भव्य प्रवेश लेती है। और उसने बहुत रिवीलिंग लहंगा पहना था और बहुत ज्यादा महंगी चीजें पहनी थी। लेकिन जैसे ही स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर पड़ती है, हर किसी के चेहरे का रंग बदल जाता है। वही भीड़ में खुसर फुसर होना शुरू हो गया था। एक औरत बोली, यह तो जानवी कपूर है, लेकिन सगाई तो अनाया कपूर की थी, और यह यहाँ इस तरह से क्या कर रही है? तभी एक और औरत बोली, हमें क्या पता, यह बड़े बड़े लोगों के चोंचले कुछ बोलते हैं और करते कुछ और हैं। तभी एक लड़की मुंह बिगाड़ते हुए बोली, और देखो जरा इसे, इसने खुद को इस तरह से तैयार किया है जैसे सगाई आज इसकी ही हो रही हो। इतने गहने और इतना हैवी मेकअप कौन करता है भला किसी और की सगाई में? सगाई इसकी बहन की है या इसकी है? तभी एक औरत जो काफी रिप्यूटेड बिजनेस टाइकून की बीवी थी, वह थोड़ी कड़क आवाज में बोली, महंगी चीज से पहले से कोई एलिट नहीं बन जाता। जरा इसे ऊपर से नीचे तक देखो, इतनी महंगी चीज और इतना हैवी मेकअप करने के बाद भी यह किसी बाजारों औरत से ज्यादा नहीं लग रही। इसमें खुद को छुपाने से ज्यादा तो दिखा रखा है। किस एंगल से यह किसी सगाई के फंक्शन के लिए एप्रोप्रिएट ड्रेस, उचित पोशाक है? उसकी ड्रेस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी फैशन मैगजीन के लिए पोज दे रही हो। इतना बोलकर उसने अपना चेहरा फेर लिया। वही भीड़ में चल रही बातें और मर्दों की आहें, यहाँ तक कि काफी सारे लड़के तो जानवी को देखकर ही फिदा हो रहे थे, क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही आकर्षित नजर आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर कोई भी उसके अंदर खो सकता था। विशाल का भी यही हाल था। उसे भी जानवी का यह बोल्ड अंदाज बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन यह बोल्ड अवतार उसे बस कमरे में पसंद था। वह जानता था कि यह अंदाज बाहर दिखाने का मतलब क्या होता है। वह कई लड़कियां घूमता था और उसे पता था लड़कियों की फितरत कैसी होती है और कौन सी लड़की घर बसाने के लिए सही है। वैसे तो वह जानवी से काफी आकर्षण महसूस करता था, लेकिन जब से उसने अनाया को देखा था, तब से वह समझ चुका था कि अगर किसी को अपने घर की बीवी या बहू बनाना हो तो कैसे लड़की खजनी चाहिए। अनाया खुद को सर से पांव तक ढकी रहती थी, यहाँ तक कि वह हाथ में भी ग्लव्स पहनती थी और चेहरा तक छुपा कर रखती थी। लेकिन उसके आसपास का ओरा और रुतबा इतना ज्यादा था कि कोई भी उसे मुड़ कर देखे। और अब विशाल चाहता था कि अनाया की वह छुपी हुई खूबसूरती बस उसकी बनकर रह जाए। हालांकि वह अपना कैरेक्टर नहीं बदलने वाला था। वह आज भी बाहर जाकर लड़कियों के साथ मजे करने वाला था, लेकिन वह लोगों के लिए एक आइडियल बिजनेसमैन था। उसकी छुपी हुई साइड बस कुछ लोग ही जानते थे कि वह एक लड़की बाज है, और वह चाहता था कि अनाया उसकी जिंदगी में आए है। उसकी वह परफेक्ट साइड को और परफेक्ट इमेज को वजह से, क्योंकि जानवी की रेपुटेशन समाज में इतने खास नहीं थी, और वह एक वेल मैनर्स और अच्छी रेपुटेशन और संस्कारी लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहता था। इसलिए जानवी को वहां देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। इसकी जगह वो फार्म हाउस पर होता तो काफी खुश हो जाता इसे देख, और जानवी को जी भर कर चखता भी। वही दो शख्स ऐसे थे जो जानवी को देखकर खून खौल गया था। वह थी विशाल की माँ और बहन। विशाल की बहन से रहा नहीं गया, तो वह गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी माँ से बोली, मॉम, यह सारी चीज तो वही है जो हमने अनाया के लिए खरीदी थी, तो फिर यह सारी चीज पहनकर यह क्यों नीचे आए है? तभी विशाल की माँ भी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुम सही कह रही हो। मुझे तो पहले से ही इस माँ बेटी की नीयत पर शक हो रहा था, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया। वह दांत पीसते हुए विशाल को एक बार देखती है, फिर कपूर खानदान को खा जाने वाली नजरों से घूरती है। उसके साथ साथ उनके पति का चेहरा भी काला पड़ गया था। वह भी एक तरह के लालची इंसान थे। वह बस इसीलिए अनाया और विशाल की सगाई के लिए माने थे, क्योंकि अनाया कपूर खानदान की जायदाद की इकलौती बारिश थी। वह भी जानवी को इस तरह से वहां देखकर गुस्से में थे। तब तक जानवी वहां सबके पास आ चुकी थी। अब विशाल की माँ कावेरी मेहता से रहा नहीं गया, तो वह गुस्से में दांत पीसते हुए जानवी को उंगली दिखाकर बोली, तुम यह सारी चीज पहनकर क्यों आए? यह तो हमने अनाया के लिए खरीदी थी, और तुमने भी कहा था कि यह तुम्हारी बहन के लिए है, क्योंकि सगाई में उसे अच्छा दिखना था। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी चीज पहनने की? वही यह सुनकर जानवी का चेहरा काला पड़ गया। उसने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। वहीं आसपास के लोगों में और बातें बनने लगी। अब तक जो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे या फिर उसे पर ताने कस रहे थे,
उसे अब कैरेक्टरलेस लड़की की नजरों से देखने लगे थे। जाहिर सी बात है, अपनी बहन की सगाई का जोड़ा पहनकर अगर कोई लड़की बाहर आएगी तो लोग उन्हें गंदी नजर से ही देखेंगे। वहीं अपनी ग्रैंड भव्य एंट्री के चक्कर में जानवी इस चीज पर ध्यान देना भूल ही गई कि उसने आज जो भी कपड़े पहने हैं वह मेहता परिवार ने खरीदे थे। तभी अपनी माँ की हामी हामी भरते हुए दिव्या गुस्से में बोली, यहाँ तक कि तुमने जो यह महंगे गहने पहने हैं लाखों के, वह भी मेरी होने वाली भाभी यानी कि अनाया के लिए थे। तो फिर तुम इसे पहनकर नीचे क्यों आई? यह सुनकर तो आसपास और बातें बनने लगी। तभी विशाल भी गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, यह क्या बदतमीजी है जानवी, मुझे एक्सप्लेन करो, यहाँ क्या चल रहा है? वही अपनी बेटी को इस तरह से मेहता परिवार से घिरा हुआ देख और उसके बारे में बातें बनता देख रवीना से रहा नहीं गया। तो वह आगे आते हुए बोली, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो तो अनाया ने ही कहा था कि यह सब कुछ जानवी पहन ले, क्योंकि उसे वह सब कुछ नहीं चाहिए था। उसे यह सब कुछ पसंद नहीं आया था, इसीलिए इतनी महंगी चीजों को वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कोई तो उसे पहन ले। तो मैंने ही जानवी से कहा था कि तुम ही पहन लो, तुम्हें नई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने से ही उसने मजबूरी में इसे पहना है। यह वह कुछ इस तरह से कह रही थी जैसे जानवी ने इसे मजबूरी में पहना था, इसे पहनना नहीं चाहती थी। वहीं पास खड़ी हुई एक लड़की जो पहले से ही जानवी से जल रही थी, वह मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, क्या बात है, कपूर खानदान की दूसरी बेटी कुछ ज्यादा ही दानवीर है, जो इतने करोड़ों की चीज पहनकर भी ऐसे जता रही है जैसे उसने उन चीजों को पहनकर एहसान किया है। क्या मजाक है? और हम इस बात पर कैसे यकीन कर ले कि आप जो कह रही है वह सच है? तभी एक औरत बोली, और इतना तो किसी गवार को भी पता होता है कि जो शगुन ससुराल से आता है वह दुल्हन के लिए होता है। अगर दुल्हन उसे इस्तेमाल नहीं भी करती तो ऐसे ही मुंह उठाकर किसी को नहीं दिया जाता। क्या जवाब देगी लोगों को अब कपूर फैमिली? और क्या इन सब के चलते अनाया आएगी वापस? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।